Okay, so our topic for today is comprehension. लेकिन comprehension से पहले हम we will talk little about the moving finger. ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, तो उस पर अभी बात करते हैं and then we will move towards the comprehension. Comprehension पे वैसे भी इतना टाइम नहीं लगेगा, it's an easy topic. तो अच्छा, कुछ चीज़ें थी जो कल रह गई थी, वो क्या थी कि ये एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री, अगर आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन भी है आपकी बुक में कि एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री पे बात करें या उसको आइडेंटिफाई करें। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द क्वेश्चन, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो 3 साल से आई गेस रिपीटेडली शो हो रहा है मुझे डिफरेंट पेपर्स में ऑल दैट। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री, वैसे तो अगर आप लोग सोचें, ओके, आई एम नॉट शेयरिंग एनी स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट एन ओरल डिस्कशन। तो अगर आप लोग अगर आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझा है तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, इस स्टोरी में कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, कुछ स्ट्रेंज से, कुछ फार फ्रॉम रियलिटी, कुछ ऐसे एबनॉर्मल से एलिमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम वो सामने आते रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो मूविंग फिंगर, जिस टाइम में ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जिस टाइम पे ये लिखी गई थी, तब क्या था, इट वाज द लास्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, आई गेस 1890s में कहीं पे ये स्टोरी लिखी गई है, एंड दैट वाज द विक्टोरियन एरा। ठीक है, विक्टोरियन एरा था। विक्टोरियन एरा इट्स फ्रॉम 1800s, 1820 ऑनवर्ड्स टू 1920 तक शायद विक्टोरियन एरा है। तो ये विक्टोरियन एरा के दौरान लिखी गई है। और अगर विक्टोरियन एरा के टाइम पे जो मेन था, ठीक है, जो मेल थे, अगर हम उनको डिस्क्राइब करें तो हम उसको 3 वर्ड्स में अच्छा खासा डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट आर दोस 3 वर्ड्स? ही वाज पोजेसिव, he was dominant, and he was controlling. ठीक है, these 3 words describe the men of Victorian era. And Mr. Grancy, जो स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, he was no different. वो डिफरेंट नहीं थे. He was possessive about his wife. ठीक है, he was dominant, he tried to dominate. कल किसी ने मुझसे पूछा था, so yeah, this could be the impact, and this was the impact of his first marriage, but he tried to dominate his wife, and then he tried to control his wife. So he was the exact depiction of Victorian men. तो विक्टोरियन मैन, और अगर हम वेमेन की बात करें तो फिर उनके साथ चाहे जैसे भी वो किसी भी वे में वो ट्रीट होते थे। प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा, वी डोंट नीड इट फॉर नाउ। जी, सो अगर विक्टोरियन मैन की तो ये डिस्क्रिप्शन हुई, विक्टोरियन वेमेन की क्या डिस्क्रिप्शन थी? विक्टोरियन वेमेन की ये डिस्क्रिप्शन थी कि नो मैटर हाउ दे वर ट्रीटेड, they were still dependent on men. वो men पे डिपेंड करते थे, men उसको चाहे कैसे भी ट्रीट करे, still they were dependent on men. लेकिन अगर अब अनयूजुअल, अनकैनी या मिस्टीरियस एलिमेंट इधर क्या आता है कि दो कि ये विक्टोरियन एरा में लिखी गई है, लेकिन here scene is opposite. ठीक है, जो विमेन थी वो नहीं, जो आप कह सकते हैं जो मिसेस ग्रांसी के, अगर बिकॉज शी इज द मेन कैरेक्टर, अगर हम उसकी बात करें, शी वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैन। ठीक है, वो अपने मैन पे डिपेंडेंट नहीं थी। इन कंट्रास्ट बोथ द मैन, मिस्टर ग्रांसी एंड द पेंटर, द आर्टिस्ट, they both were dependent on the women. Mr. Grancy was dependent on her because of her beauty, and because she was keeping him happy, and because of other things जो हम स्टोरी में डिस्कस कर चुके हैं. And in the same way, Claydon was dependent on her because he loved her, and that he thought that he could not sustain his life without her. So what happened here is that the opposite happened here. Instead of being the women dependent on men, it was the men who were dependent on the women. तो एक हमारे पास एक ये एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल एलिमेंट जिसको हम कहते हैं। एक और एलिमेंट पे अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो पेंटिंग थी ना, जो पोर्ट्रेट थी, दैट मेस्मराइजिंग। ठीक है, मेस्मराइजिंग तो वो थी, इट वाज इंडीड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ब्यूटीफुल पेंटिंग तो वो थी,
लेकिन उस पेंटिंग ने क्या किया था, उसने जो एग्जिस्टेंस थी ना उन दो मेन की, मिस्टर ग्रांसी और क्लेडन की, उस एग्जिस्टेंस को एबनॉर्मल बना दिया था। कैसे एबनॉर्मल बनाया था? एबनॉर्मल ऐसे बनाया था कि अब मिस्टर ग्रांसी वो सारा सारा दिन घर में रहते थे, ठीक है, उस पे वो जो पोर्ट्रेट थी उसको वो बस स्टेयर करते थे, घूरते थे, उसको देखते रहते थे, उस पोर्ट्रेट के साथ वो बातें करते थे, और वो कहते भी थे कि पोर्ट्रेट भी इन रिटर्न मुझसे बातें करता है, ठीक है। And which is of course has no concern with the reality का इससे कोई काम नहीं है कि आप पेंटिंग से बात करो, पेंटिंग भी आपसे बात करे। that's not the practice of reality, ठीक है। तो उसने उस बंदे की एग्जिस्टेंस को बहुत एबनॉर्मल कर दिया था, और यही काम उसने किसके साथ किया? क्लेडन के साथ भी किया। क्लेडन ने when he redid and repainted the painting, जब उसने वो पेंटिंग को इस तरह से पेंट किया, आपको स्टोरी से पता है कि जब उसने पेंटिंग को इन सच अ वे रीपेंट किया कि जिससे मिस्टर ग्रांसी को आइडिया हो गया कि शायद मिसेस ग्रांसी मर चुकी है, ठीक है। उसने एक पेंटिंग को इस तरह का किया था, कल हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए क्लेडन स्टोरी में एक पॉइंट पे बताता है कि ये मैंने खुद से नहीं किया, दिस वाज द डिमांड ऑफ द पेंटिंग। मुझे पेंटिंग से मिसेस ग्रांसी ने मुझे ये बताया कि तुम मुझे इस तरह से रिपेंट करो कि मैं ऐसी लगूं। सो ही इज ट्राइंग टू से कि पेंटिंग ने उससे ये बात की, एंड इज दैट इवन पॉसिबल कि पेंटिंग उससे कहे कि मुझे इस तरह से रिपेंट करो? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और फिर जब एंड में क्लेडन ने जब उसको दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में उस पेंटिंग को दोबारा लाया, एंड देन अगेन ही जस्टिफाइड इट बाय सेइंग कि पेंटिंग ने मुझसे ऐसा कहा था, दिस वाज द डिमांड ऑफ द पेंटिंग दैट आई फुलफिल्ड, दिस वाज द विश ऑफ द पेंटिंग दैट आई did this repaint, that I made this painting to its brought back this painting to its original state। कहते कि ये पेंटिंग की डिमांड थी, ये मेरी डिमांड नहीं थी। सो ये भी एक नॉर्मल एलिमेंट है, एक द एलिमेंट ऑफ अनकैनी है जो हमें स्टोरी में नजर आता है। और एक और बात भी है कि स्टोरी में जो हमें जो दो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जो है मिस्टर ग्रांसी की और मिस्टर ग्रांसी जो है और क्लेडन जो है, दे ऑब्जेक्टिफाइड द वुमेन। जो मिसेस ग्रांसी थी ना, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया, उसको बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। शी वाज नॉट रिस्पेक्टेड एज बीइंग अ वुमेन, शी वाज रिस्पेक्टेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो उसकी लाइक this is in contrast with their feelings, they actually loved the woman। अगर मिस्टर ग्रांसी है so he loved the women deeply, और अगर क्लेडन है so that was a one sided or two sided love, whatever it was, but it was true। लेकिन they could not respect the women the way she should have been respected। They objectified her, they treated her as an object, ठीक है। They tried to control her as an object in her life when she was alive, and then after her death वो उसके पेंटिंग पे उन्होंने उसको कंट्रोल करना चाहा। सो ये भी एक एलिमेंट आपसे पूछा जा सकता है, और आप इस पे क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो। अच्छा, और it's a little funny, मैंने कहीं पे I was reading an article yesterday, and there I found the first line of the article was that Mr. Grancy had 3 wives, and I was like, no, in the story it was given that he had 2 wives। It was first Mrs. Grancy and then the second Mrs. Grancy। लेकिन आगे जब मैंने पढ़ा so I was like it was मुझे बहुत अच्छा लगा कि he had 3 wives, like it was first Mrs. Grancy, the second Mrs. Grancy, and his third wife was a पोर्ट्रेट उसकी तीसरी बीवी थी, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी है बाकी की। जब उसकी सेकंड मिसेस ग्रांसी की डेथ हो गई थी तो उसके अपनी बाकी जिंदगी अपनी तीसरी बीवी के साथ गुजारी, जो कि कौन थी? जो पोर्ट्रेट थी, वो उसकी तीसरी बीवी थी। So yes, I was a bit amazed by this point, I loved it, so I thought I would definitely share this point with you। तो बस मिस्ट्री की इसमें इससे ज्यादा आई गेस और कोई कुछ नहीं है। लेट मी सी अगर मुझे और कहीं से मिलता है। अच्छा जी, एक और एलिमेंट मुझे याद आया है। एक और एलिमेंट ये है कि स्टोरी के स्टार्ट में हमें क्या बताया गया है कि उसकी जो मिस्टर ग्रांसी थे, इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी मिसेस ग्रांसी, शी वाज ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, एंड शी वाज लाइक egoistic person, and she overshadowed him,
and she never let him bloom. She never realized in her present he never realized who he actually was. ठीक है, तो ये सारी बातें हमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन की गई है. बट इवन दो he never divorced her, he never separated her, तो इसमें एक मिस्टीरियस एलिमेंट ये भी आता है कि और वैसे ओके फॉरगेट अबाउट द मिस्टीरियस एलिमेंट फॉर नाउ. इसमें अगर ऐसा होता है नॉर्मल प्रैक्टिस में, अगर किसी का एक्सपीरियंस इतना बैड गुजरता है, सो सच अ पर्सन नेवर he will never want to remarry. ठीक है, he will never want to marry again. लेकिन but the Mr. Grancy he remarried second Mrs. Grancy. तो अगर हम इसमें अगर एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो इसमें ये भी है कि शायद मिस्टर ग्रांसी जो थे, ये उनकी आदत थी कि शायद वो कॉन्स्टेंटली किसी से कनेक्टेड रहे, उनको कॉन्स्टेंटली उनके साथ कोई हो. शायद वो लोनली नहीं रहना चाह रहे थे, या वो लोनली आइसोलेटेड वो नहीं रह सकते थे. ही कॉन्स्टेंटली नीडेड समवन इन हिज लाइफ. फिर शायद वो कैसे भी ट्रीट हो, खुश हो या ना हो, लेकिन उनके साथ ही वाज डिपेंडेंट ऑन अ पार्टनर फॉर हिज सर्वाइवल, यू कैन से. तो अगर क्योंकि अगर ऐसा ना होता, तो अगर फर्स्ट मैरिज में अगर वो खुश नहीं थे, ही माइट हैव डाइवोर्स्ड हर वाइफ. बट उन्होंने ऐसे नहीं किया. he stayed with her, he never separated her. Only separation which came was when she died. So this shows the constant dependence of Mr. Grancy on his wives, whether it was the first Mrs. Grancy or it was the second Mrs. Grancy. So these were a few things that we missed out yesterday, and we have discussed it now. अच्छा जी, so स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि टॉपिक हमारा क्या है. दैट इज कॉम्प्रीहेंशन. टॉपिक तो इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पे आपको जो अनसीन पैसेजेस गिवन होते हैं उसके एंड पे जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. और इन द मेजॉरिटी केसेस आप अपने मार्क्स उधर ही लूज करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपने क्वेश्चंस को आंसर कर दिए हैं, but still you don't get marks in the comprehension passages. And what are the reasons and how you what are the reasons, what are the problems and how you can tackle them. So we will discuss it in today's lecture, and I'm sure कि इस lecture के बाद आपको comprehension passage करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और आप उसको ज़्यादा effectively कर पाएंगे, and you would score the best after this lecture in your comprehension exercises, जो आपके comprehension passages होते हैं. Okay, so comprehension की इस आज की slides, जो आज का जो lecture है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले we are going to define the comprehension, we are going to understand what comprehension actually means. फिर जो हमें पेपर्स में कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेस गिवन होती है उसका पर्पस क्या होता है और कौन से चैलेंजेस हम फेस करते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग दोज एक्सरसाइज. फिर हमें उस पैसेज को कैसे रीड करना होता है, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. Okay, so what is comprehension? There are certain definitions which overlaps. देखिए सारे definitions एक दूसरे को overlap करते हैं, सब एक ही जैसे हैं, but the difference is just the word choice. जी, so definition number 1, comprehension is the complex cognitive process involving the intentional interaction between reader and text to extract the meaning. देखिए comprehend, ability to comprehend, आपको तो पता है comprehension का जो we use this word in our daily language, the ability to understand something. comprehension क्या होती है? जब आप किसी चीज को समझते हैं या समझ जाते हैं, इसका मतलब कि आपने उस चीज को comprehend कर लिया है. ठीक है, so comprehension is the ability to understand something. The comprehension is it is the cognitive process. Cognitive process ये होता है कि उसमें आप the process in which your mind is actively involved. ठीक है, तो during comprehension आप अपने mind को actively involve करते हो और आपको जो चीज, आपको जो पैसेज आप कह सकते हैं, जो पैसेज आपको गिवन होता है, तो आप उससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो. So this is comprehension, or the action or capability of understanding something. That is comprehension, or the ability to understand completely and be familiar with a situation, fact. तो बस ये है कि
Comprehension is your ability to understand, the ability to extract meaning from something, and this is a cognitive process, which means your brain is actively involved in comprehension. आपका brain इसमें actively involved होता है. जहाँ पे आपका brain actively involved ना हो, there you lose the purpose. ठीक है, उधर आप purpose lose कर जाते हो. पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, जो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, हमें पेपर्स में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? Comprehension exercises seeks to separate the passive, unskilled reader from an active, intelligent reader. सबसे पहले ये comprehension passage जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसका रिजल्ट क्या बनता है? दो तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं. एक ग्रुप में कौन चला जाता है? जो अनस्किल्ड रीडर होता है, जो पैसिव रीडर होता है, ठीक है, और एक तरफ कौन चला जाता है? इंटेलिजेंट रीडर्स चला जाता है. इंटेलिजेंट रीडर की एक कैटेगरी बन जाती है. इंटेलिजेंट रीडर कौन होता है और इंटेलिजेंट रीडिंग क्या होती है? The intelligent reading means to read with speed and understanding. कि आप टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे, आप उसको जल्दी जल्दी से रीड भी कर रहे हैं और साथ साथ आप उसको समझ भी रहे हैं. That is intelligent reading. और पैसिव रीडिंग या अनस्किल्ड रीडिंग ये होती है कि आप किसी चीज को एक तो बहुत स्लोली रीड कर रहे हो तब भी आपको समझ नहीं आ रही, और अगर आप उसको तेजी से रीड करो तब भी आपको समझ नहीं आ रही, एंड लाइक यू नीड आवर्स टू अंडरस्टैंड अ थिंग. सो दैट इज पैसिव रीडिंग. और दिस इज नॉट एन इशू, ठीक है, इशू नहीं होना चाहिए. दिस कुड बी टैकल्ड वेरी इजीली. दैट इज प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस. आप जब बुक्स रीड करते हो, न्यूज़पेपर्स रीड करते हो, ठीक है, तो आपकी जब रीडिंग प्रैक्टिस होती है, सो यू विद टाइम टू टाइम यू बिकम एक्टिव रीडर, यू बिकम एन इंटेलिजेंट रीडर. सो पर्पस उसका ये है कि ये डिफरेंशिएट कर रहा है, सेपरेट करता है किसको? पैसिव रीडर्स को और एक्टिव रीडर्स को ये सेपरेट करता है. ठीक है, आगे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि ओके दिस पर्सन इज अ पैसिव रीडर एंड दिस पर्सन इज द एक्टिव रीडर. And then it analyzes your ability to grasp an idea from a passage and present it in your own words. I wish I could have written this in your own words in capital letters. ठीक है, देखिए आप कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे करते हैं? कॉम्प्रिहेंशन हम ऐसे करते हैं कि पैसेज रीड करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, तो आप कहते हैं कि ओह दिस इज सो इजी, द आंसर इज हियर. तो आप उस आंसर को उठाते हो, कॉपी करते हो और अपने आंसर वाले सेक्शन में पेस्ट कर देते हो, व्हिच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, अ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस. आपने वर्ड्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना. ठीक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, आपको आंसर पैसेज में मिल गया, यू हैव टू राइट दैट आंसर इन योर ओन वर्ड्स, तभी आपको जाके मार्क्स मिलते हैं. कॉपी पेस्टिंग के आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलते और वो प्रैक्टिस भी नहीं होनी चाहिए. दैट्स नॉट द वे टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये आपकी क्या करता है कि आपको आप किस चीज की कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपकी किस चीज की एनालिसिस हो रही होती है, आपकी एबिलिटी की एनालिसिस हो रही है कि आप किसी चीज को अपने वर्ड्स में कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज द पर्पस ऑफ comprehension exercise. challenges, आप कौन से challenges आप फेस करते हो? सबसे पहले चैलेंज आपको आता है टाइम का, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है कि सम टाइम लाइक आपकी रीडिंग स्पीड आपके लिए थोड़ा मसला बना देती है, कि बिकॉज दोस हु आर स्लो रीडर्स तो उनके लिए ज्यादा टाइम लगता है. समटाइम्स देयर इज मोर देन वन आइडियाज. ठीक है, एक आइडिया नहीं होता, ज्यादा आइडियाज होते हैं, तो उनको समझने में आपका टाइम लग जाता है. समटाइम देयर इज डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज, तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम लग जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग अ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, दैट इज टाइम कंजम्पशन. टाइम कंजम्पशन बहुत होती है, ये एक चैलेंज है जिसको हम टैकल कर सकते हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. फिर क्या दूसरा जो चैलेंज है वो क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन इंटेंसिव. आपको जो पैसेज गिवन होता है वो बहुत इंफॉर्मेशन इंटेंसिव होता है. इंफॉर्मेशन इंटेंसिव ये होता है कि उसमें उसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, समटाइम्स डिफिकल्ट फ्रेजेस होती है, डिफिकल्ट टर्म्स यूज होते हैं, इन द सेम वे डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज होती है. तो ये होता है कि it is very information intensive and due to this information intensive वो time consuming भी आपके लिए होता है. and then difficult to read and grasp. फिर तीसरा चैलेंज जो आप फेस करते हो वो आप क्या करते हो कि difficult to read and grasp. while reading you are unable to grasp what you are reading. ठीक है, आप पहले उसको रीड करते हो, फिर आप उसको समझने की कोशिश करते हो, तो ये भी एक चैलेंज है कि आप वाइल रीडिंग उस चीज को ग्रास्प नहीं कर पा रहे होते हो, उस पैसेज को. क्योंकि अगर बचपन से तो जो हम पैसेजेस करते आ रहे, दे आर लाइक वेरी इजी, अ पीस ऑफ केक.
लेकिन आगे जब आपके लेवल पे और इससे आगे के लेवल पे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस काफी इंफॉर्मेटिव इंटेंस दिए जाते हैं, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती है, डेट्स होती है, ठीक है, मोर देन वन मल्टीपल आइडियाज डिस्कस होती हैं, तो फिर आपको वाइल रीडिंग आप उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे होते हो। एंड दिस इज व्हाट एंड ये तो एक्टिव रीडर की क्वालिटी है ना, कि दे ग्रेस्प द आइडियाज वाइल रीडिंग। लेकिन अगेन दिस इज अ चैलेंज फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कि वो वाइल रीडिंग उस चीज को, आइडिया को, कॉन्सेप्ट को या जो मैसेज है उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे होते। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच you face while you are doing the comprehension passage. अब आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे कर सकते हो, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू, यू कैन डू इट, ठीक है, आसान बात है, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सबसे पहले क्या करते हो जब आप पैसेज को रीड कर रहे हो तो ना, तो डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ट्रिवियलिटीज। आप उस जब आप फर्स्ट टाइम उस पैसेज को रीड कर रहे हो ना, तो आप डिटेल्स में मत फंसो, ठीक है, don't dig deep into the details of the passage. The passage में okay, you are reading it for the first time and you are looking for every bit of the detail. No, a big no, ठीक है, ये ना किया करें, ठीक है, आप डिटेल्स में ना जाया करें। आप जस्ट कुछ फ्रेजेस होंगी, कुछ सेंटेंसेस होंगी जो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप बेशक उनको अंडरलाइन करो, ठीक है। आप मेन आइडिया, अब जब आप थोड़ा सा उसको रीड करते हो ना, स्किम करते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि दिस इज द मेन थिंग और ये सारे इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है। सो उस मेन आइडिया को निकालने की कोशिश करें, सेपरेट इट फ्रॉम द सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। और एक बार आपने एक फ्लो, अंडरस्टैंड द फ्लो स्ट्रक्चर इन मेन पॉइंट्स इन द पैसेज शुड बी द प्रायोरिटी। क्या करना है आपने कि आपने उस पैसेज का जो फ्लो होता है कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, कहाँ से बात शुरू हो रही है, कहाँ पे बात खत्म हो रही है, अगर उस फ्लो को आपने समझ लिया तो आपके लिए वो पैसेज अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होगा, इट वुड बी इजी फॉर यू। सो दिस शुड बी द प्रायोरिटी कि आप उस पैसेज के फ्लो को आप समझें, ठीक है, आप उसके सीक्वेंस को समझें, ठीक है, कि जो बातें हो रही है वो किस सीक्वेंस में हो रही है, और आप उसके स्ट्रक्चर को, द सेम ओवरलैपिंग टर्म्स स्ट्रक्चर को समझें, फ्लो को समझें। एंड अगेन, do not let the vocabulary fool you. Do not get stuck on particular words. Try understanding difficult phrases to their context of use. Okay जी, passages में एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपको ट्रिक करने के लिए वो कुछ बहुत मुश्किल वर्ड्स डाल देते हैं जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द केसेस। तो प्लीज डोंट लेट दैट थिंग फूल यू, ठीक है, उस चीज में स्टक ना हुआ करे कि अगर आप पैसेज की रीडिंग कर रहे हैं और आपके सामने कोई वर्ड आता है और आप उसमें स्टक हो जाए, बैठने लग जाए कि ये क्या है, अब मैं कैसे करूंगा, मुझे तो इस वर्ड की भी समझ नहीं आ रही, इस वर्ड की भी समझ नहीं आ रही, इस वर्ड की भी समझ नहीं आ रही, तो क्या होगा। नो, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट लेट द वोकैबुलरी फूल यू, ठीक है, वोकैबुलरी में स्टक ना हुआ करे, जिस वर्ड को आपको समझ नहीं आ रही छोड़ दे, ना समझे उसको। लेकिन फिर अगर उसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने क्या करना है कि आपने उस वर्ड को जाके पैसेज में ढूंढे, उसको रीड करें। तो इन आई वुड से 90% ऑफ द केस जब आप उस सेंटेंस को रीड करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो फिर ऑप्शंस में आपको वो मीनिंग मौजूद होता है, तो तब आपको आइडिया हो जाता है कि इसका क्या, आपको लिटरल मीनिंग नहीं पता होती लेकिन आपको उसका जो आपका मतलब है आपको पता चल जाता है। सो आप उसको ऐसे किया करें, ठीक है, और वर्ड्स में स्टक ना हुआ करें। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली, वो ये 5 टाइप्स हैं। आपसे सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में लेट्स सपोज जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अक्सर जैसे कि कोई पैसेज है, इट्स अबाउट अ बॉय एंड दैट ही इज द सन ऑफ दिस, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ दैट बॉय, तो आप लिखते हैं कि द फादर ऑफ द बॉय वाज दिस, ठीक है। तो आप ये सिंपल इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समटाइम्स आपसे सेम मीनिंग्स के और डिफरेंट मीनिंग्स के, ऑपोजिट मीनिंग्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया जाता है कि पैसेज में इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढें, या फिर आपको क्वेश्चन में कोई वर्ड गिवन है कि पैसेज में जाए, इस वर्ड्स को देखे और इसका ऑपोजिट मीनिंग लिखे, और ऑप्शंस आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो इसका टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लीज उसको कंफ्यूज ना हुआ करे, ठीक है। आपको अगर उसकी लिटरल मीनिंग समझ नहीं भी आती तो आपको नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आप जाए उस वर्ड को पैसेज में ढूंढें, ठीक है,
एंड देन उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप उन 4 ऑप्शंस में एक दो तो आप सबसे पहले कैंसिल कर दे कि हाँ ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, आपके पीछे रह जाते 2 ऑप्शंस, तो उसमें आके ये डिसाइड करना फिर रिलेटिवली इजी हो जाता है कि वर्ड कौन सा मैच कर रहा है। तो आपने इस टेक्निक के थ्रू इन सेम एंड ऑपोजिट मीनिंग्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर आपको एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेजेस या टर्म्स। आपको कुछ क्या होता है कि कुछ फ्रेज या कुछ टर्म आपको देते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज में ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अगर कोई फ्रेज है तो इस पैसेज में इस फ्रेज का क्या मतलब है, तो आपने फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में। एंड देन अ टाइटल, ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में ये क्वेश्चन आता है कि आपने जो पैसेज आपको गिवन है, आप क्या करें कि इसको अपने अकॉर्डिंग एक टाइटल दें, जो टाइटल इसको बेस्ट सूट करता है आप वो टाइटल दें। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, आप जाएं, आप क्वेश्चन को रीड करें और समझने की कोशिश करें क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है, और देन यू गो टू द पैसेज और उधर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको हाईलाइट करें या उसको अंडरलाइन करें या उसको ब्रैकेट्स में बंद कर दें। ठीक है, जब आपको पता चल जाता है कि ओके दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप इसको डिसाइफर करते हैं। डिसाइफर क्या मतलब, आप उसको डीकोड करते हैं, आप उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और तब जाके आप उस आंसर को अपने वर्ड्स में लिखते हैं। जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में लाइन गिवन होता है, यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दैट लाइन इन योर आंसर बॉक्स, नो, यू हैव टू राइट that information in your own words and only then you are going to score in your exam. और आंसर की लेंथ तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या चीज पूछी गई है, लेकिन नॉर्मली लाइक 4 to 5 लाइंस के आंसर्स होते हैं। कुछ आंसर्स 1 लाइन के होते हैं, कुछ आंसर्स 1 वर्ड के होते हैं, जस्ट लाइक द टाइटल। और फिर कुछ अगर थोड़े से सब्जेक्टिव, थोड़े सा जो आंसर अगर सब्जेक्टिव है तो वो 4 to 5 लाइंस का होता है, इससे ज्यादा नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, देयर कुड बी एन एक्सेप्शंस, लेकिन नॉर्मली 4 to 5 लाइंस के आपने आंसर्स लिखने होते हैं इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा जी, एक टिप है व्हिच वर्कड फॉर मी, मेरे लिए ये टिप बहुत यूजफुल रही है थ्रू आउट डूइंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। वो क्या है कि आपने सबसे पहले जब आपका पेपर आपके सामने आता है और आपको कहते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली, तो आपने उस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो नहीं करना। हमेशा लिखता है रीड द पैसेज केयरफुली, नो, डोंट डू दैट। सबसे पहले आप क्या करें, आप स्किम थ्रू द पैसेज। ठीक है, आप उस पैसेज को स्किम करें, उसको स्कैन ना करें। ठीक है, जस्ट क्विकली इन मिनट से भी कम, जस्ट गो थ्रू द पैसेज एंड हैव द आइडिया। सिर्फ आपको अगर कुछ चीजें समझ नहीं भी आ रही बीच में, जस्ट लीव इट, लेकिन जस्ट स्किम थ्रू द पैसेज एंड गेट द आइडिया कि ये पैसेज जो है ये किस चीज के बारे में है। अगर एक आइडिया है या 2 आइडियाज है तो आप उन आइडियाज को जस्ट उन आइडियाज को आप अंडरस्टैंड करें, उस आइडियाज को पिक करें। ठीक है, और उन आइडियाज को आइडेंटिफाई करें कि इस पैसेज में क्या आइडियाज है, तो जस्ट स्किम थ्रू द पैसेज क्विकली, एक क्विक रीड दे, उसको डिटेल में उसको रीड ना करें। फिर आप क्या करें, सेकंड स्टेप में आप जाए क्वेश्चंस पे। ठीक है, केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करें और उनको समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, आपने क्या आंसर इसको देना है। एंड देन अगेन आफ्टर स्किमिंग थ्रू द पैसेज, after understanding the questions, now reread the passage। आप पैसेज को आप रीरीड करें और जहां पे आपको लगा कि this point is related to the question 1 and this point is related to question 2 and this point is related to question number 3, आप उसके ऊपर नंबर्स डालते जाओ कि ये पॉइंट जो है ये क्वेश्चन 1 का आंसर है तो आपने उस पर 1 लिख दिया, फिर ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, आपने उस पर 2 लिखा, एंड सो ऑन। एंड देन आपने उन पॉइंट्स को जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया है 1 2 3 में, तो आपने उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं इस पॉइंट को बहुत रिपीट कर रही हूँ एंड द पर्पस इज एम्फेसिस, मैं इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि प्लीज डोंट कॉपी एंड पेस्ट। उन पॉइंट्स को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो बस आप उसको अपने वर्ड्स में लिख लें अभी। ठीक है, जस्ट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड नोट द वर्ड्स ऑफ द पैसेज।
एंड सिंपल वेकेबलरी, ठीक है, यूज सिंपल वेकेबलरी, फ्लावरी लैंग्वेज ना यूज किया करें ड्यूरिंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। कोई बहुत एस्थेटिक लैंग्वेज भी, डिफिकल्ट वेकेबलरी, जार्गन्स को आपको यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपनी वेकेबलरी को सिंपल रखे, कॉम्प्लेक्स ना रखे, उसको इजी रखे, और इजी सिंपल होनी चाहिए बट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर रखे उसको। So these are the tips that have been work for me since long. So आप भी इसको करें, ठीक है। देयर आपको कोई और भी ये टिप देगा कि आप पैसेज को रीड ना करें, आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, देन आप पैसेज पे जाएं। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास बहुत ही टाइम का शॉर्टेज है, ठीक है। वैसे तो जो जिन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नंबर 1 पे होता है, तो आप बेशक ये मेरी वाली टिप यूज करें। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको ऐसे करना चाहिए। दिस इज द पर्सनल टिप आई हैव शेयर्ड विद यू, ठीक है। दिस टिप हैज बीन वर्क फॉर मी, हैज बीन वर्किंग फॉर मी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी यही टिप काम करें, बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को समझें, एंड देन यू रीड द पैसेज केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट skimming through the passage and then understanding the question and then again scanning the passage, उससे आपको ज़्यादा आई गेस आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ से। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। क्या क्या हमने डिस्कस किया, उसको डिफाइन किया कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है कॉम्प्रीहेंशन पे जब हम हमारी जो एबिलिटी होती है किसी चीज़ को समझने की, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। फिर हम कॉम्प्रीहेंशन क्यों करते हैं, बिकॉज इट सेपरेट्स द एक्टिव लिसनर्स फ्रॉम द पैसिव लिसनर्स। और चैलेंजेस हमने डिस्कस की, क्या चैलेंजेस थी, हमारे पास टाइम का इशू होता है, कुछ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव होता है जिसकी वजह से ही वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, और कुछ हमारी रीडिंग स्किल्स की वजह से हमें चैलेंजेस फेस करने होते हैं। देन वी डिस्कस द रीडिंग पैसेज, कि आपको पैसेज कैसे रीड करना चाहिए। टू समराइज इट, मैंने आपसे कहा कि आपने उसको डिटेल में, आप ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं, बस उसको अपने फ्रेजेस या इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करें, फ्लो को समझे, और अपनी वोकेबलरी जो यूज़ हुए उसमें भी स्टक ना हुआ करें। और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में, एक सेंटेंस में वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है उसको समझने की कोशिश करें, तो उससे ड्यूरिंग 80 to 90% केसेस आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। देन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए, एंड देन आपने उस क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है ये हमने डिस्कस किया, एंड देन आई हैव शेयर्ड अ पर्सनल टिप विद यू। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्टिंग आपने नहीं करनी बिल्कुल, आपने कॉपी पेस्टिंग वाली चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना है आज से। तो आपके जब सामने अब कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा तो आपने क्या करना है कि उसको कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी और सब अपने ही वर्ड्स में लिखना है। एक पर्सनल इट्स ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, इट्स फॉर माई ब्रदर्स के ही अभी वो बहुत छोटा है, ही इज़ इन 9th क्लास, ठीक है। I was doing this comprehension passage with him for his English paper, and मैंने उसको यही टेक्निक सिखाई, फिर मैंने उसको ब्रैकेट्स लगाए, फिर मैंने उसके नंबर्स डाले, फिर मैंने कहा कि चलो इसको अभी अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करो नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ही वाज लाइक नहीं। अब मेरी टीचर ने तो कहा था कि बस आप इसको पैसेज में आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर पैसेज में गिवन होता है, बस आप उसको निकालें और उसको ऐसे ही लिखें। सो दिस इज लाइक अ रॉन्ग प्रैक्टिस, नहीं होना चाहिए। स्कूल के लेवल से ही हमारे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे काम होना चाहिए, लेकिन अनलकीली अनफॉर्चुनेटली ही इज ऐसे नहीं होता। टीचर्स आई डोंट नो क्यों, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो सबको पता है कि आपने कॉपी पेस्टिंग इसमें नहीं करनी, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर टॉट कि आपने बस आंसर उसमें मौजूद है, बस आप निकालें और उसको ऐसे ही लिखें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और आई गेस कि हमें भी ये बताया गया था और स्कूल लेवल तक हम भी इसको ऐसे ही करते आ रहे थे और हमें बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते रहे थे। बट व्हेन वी एंटर्ड द कॉलेज एंड वी अप्लाइड द सेम टेक्निक एंड देयर वी लॉस्ट द मार्क्स फॉर द वी और आई, ओके आई, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, बाकी लोगों की नहीं करती थी। आई लॉस्ट द मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि तरीका कुछ और था और सिखाया गया कुछ और था। देखिए, टाइटल के लिए तो कोई आइडियाज एंड टिप्स मैं आपको नहीं दूंगी कि आप कौन से आइडियाज या टिप्स को यूज करें, लेकिन हाँ, अगर आप एक्टिव रीडर हैं और अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया है, उसको स्किम किया और फिर उसको स्कैन किया है, जिसमें आपकी रीडिंग 2 बार हो जाती है, तो आपको पता तो चल जाता है ना कि मेन आइडिया क्या है।
तो जो पैसेज का जो मेन आइडिया होता है ना, मेन आइडिया, वो आप उसको टाइटल बना दो, बेशक सबका एक जैसे हो, क्योंकि पैसेज अगर सबका एक जैसे हैं तो टाइटल एक जैसे हो सकता है। सो बेसिकली आप अपने मेन आइडिया को निकालो पैसेज से कि आपका मेन आइडिया क्या है, और उसी मेन आइडिया को आप टाइटल का पैसेज का टाइटल बना लो, दैट्स इट। इतना ही आसान काम है। ठीक है, आइडिया लो और उसको टाइटल बनाओ। आप अगर आप ओके उसके उसको ट्विस्ट करना चाहें, यू आर वेलकम, ठीक है, और अगर एज इट इज आप उसको लिखना चाहो, सो नोबडी विल डिडक्ट योर मार्क्स। सो बेसिकली द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द टाइटल ऑफ योर पैसेज। ठीक है ओके मैम। जी। सो द थिंग इज कि आपको अपने अपने पैसेज से आइडिया को निकालना है। वैसे तो पैसेज में बहुत सी बातें होती है, बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आइडिया आपका एक ज्यादातर एक होता है, और कभी कभी एक से ज्यादा हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आइडियाज एक ही आइडिया पे पूरा पैसेज होता है। तो बस टेक द आइडिया एंड मेक इट द टाइटल। आपके जो पैसेज का मेन आइडिया होता है ना, आपके फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में या फिर लास्ट लाइन में, ठीक है। फर्स्ट लाइन में वो आइडिया आपको गिवन होता है कि दिस पैसेज इज गोइंग टू बी अबाउट दिस होल, ये सब्जेक्ट होगा इस होल पैसेज का। और अगर फर्स्ट लाइन में आपको आइडिया नहीं है, ओपनिंग थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से हुई है, तो फिर फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन को आप रीड करें तो उसमें वो आइडिया अगर फर्स्ट में नहीं है तो लास्ट लाइन में जरूर होगा ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। सो दैट्स अनदर थिंग आपके लिए जी, गुड पॉइंट। अगर आपको आइडिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करें, और या उसके फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन में आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ का आइडिया क्या है, तो फिर आपको टाइटल बनाने में भी वो क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जी, गुड, गुड पॉइंट। मोर क्वेश्चंस? मैम थैंक यू आर वेलकम। आपके पास है कोई टिप्स मुझे देने के लिए? पैसेज को इस तरह से भी किया जा सकता है, आंसर क्वेश्चंस को इस तरह से भी आंसर किया जा सकता है। एनीवन? कोई एक टिप? नहीं, आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते मेरे साथ, तो ठीक है, ओके। मैंने तो अपनी सारी टिप्स आपको बता दी। अच्छा, जो स्टार्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी अबाउट द एलिमेंट ऑफ अनकैनी एबनॉर्मेलिटीज इन द मूविंग फिंगर, वो सबको समझ आ गई थी? मैम there is also the one opinion in my mind. There's first we how our first read is to see quickly the passage or see deep in the passage, because there is in my mind there is a confusion that when we read the deep passage, when we learn the sentence by sentence passage, that is so time consuming. Yes. And we read the quick, the main points are maybe the left. So what is your opinion about it? Yes, you're right. I totally agree. That's what I follow during solving a comprehension passage. टाइम कंज्यूमिंग की इशू को आप बस इसी तरह आप टैकल करते हो कि यू स्किम थ्रू द पैसेज इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में आप स्किम करते हो उसको, फिर क्वेश्चंस को रीड करते हो, और फिर उस पैराग्राफ को जब आप रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ओके, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन बस सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगी, दैट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, एंड देन यू गेट द मार्क्स। अगर आपने कहीं पे थोड़ी सी भी कॉपी पेस्टिंग कर दी है, सो देन यू डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर और फ्रॉम योर एग्जामिनर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।